हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। और देखिए, आज है 16 नवंबर 2023। तो आज हम दो न्यूज़पेपर कवर करेंगे। एक्चुअली कल का जो न्यूज़पेपर था, जो 15 नवंबर का जो न्यूज़पेपर था, वो भी हम कवर कर लेंगे। और आज यानी कि 16 नवंबर का जो होगा वो भी हम कवर करेंगे। तो ये आप यहाँ पे न्यूज़पेपर देख सकते हो, ये कल का न्यूज़पेपर है, यानी कि 15 नवंबर का है। ठीक है। और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन यानी कि DND आप इसी तरह फॉलो करते रहिए। ऑब्वियसली लास्ट जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, आपने उस पर प्यार दिया था, लाइक कमेंट आपने किया था, तो इस पे भी ज़रूर लाइक कमेंट आप करते रहिएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक वीडियो में हमने कवर किया था CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और होलसेल प्राइस इंडेक्स भी हमने कवर किया था। ठीक है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है, इसमें से आज हम देखेंगे डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन के बारे में देखेंगे, इसको जल्दी ही देखते हैं। उसके पहले एक देख लीजिए, डाबर ग्रुप चेयरमैन 31 अदर्स बुक्ड बाय मुंबई पुलिस इन महादेव ऐप केस। एक महादेव लोन लेने वाला एक ऐप है जिसमें फ्रॉड का मामला सामने आया है। तो इन सब चीज़ों से डिजिटली, क्योंकि डिजिटल का टाइम आ चुका है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑब्वियसली जो चोरी वगैरह होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है। अब बाहर कोई पैसे लेकर घूम नहीं रहा है, पैकेट में पैसे लेकर घूम नहीं रहा है, तो जो पैसे डिजिटली रखा हुआ है उसको तो डिजिटली चोर चुराएंगे। ठीक है। तो उस तरह का मामला हो रहा है। तो अपने फ़ोन में ये ध्यान रखिए कि हर ऐप मत इंस्टॉल कीजिए कुछ भी। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप जो ऐप है वही सब इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, फेक ऐप, जो आपके डेटा को बिल्कुल सेफ़ नहीं रखते हैं। हाँ जी, तो 15 नवंबर 2023 का हम कवर करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। डिफ्लेशन हम देखेंगे, इन्फ्लेशन भी हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों के जो दाम हैं वो इंक्रीज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो प्रोडक्ट का दाम इंक्रीज़ कर गया, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं उनका दाम इंक्रीज़ कर जाएगा। और इंक्रीज़ करेगा तो ऐसे ही एक दिन के लिए नहीं, कम से कम तो एक साल के लिए इंक्रीज़ रहेगा। या तो वो इंक्रीज़ उतना ही पे रहेगा, या तो वो उसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। हमारे BPSC एग्ज़ाम्स में इस तरह के जो टर्म्स हैं वो पूछने लगा है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो और भी चीज़ें काफ़ी इकोनॉमिकल टर्म्स जो है वो पूछा जा रहा है। तो डिफ्लेशन जो है वो इसका ठीक ऑपोजिट है। समझ गए बात। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है, किसी भी कोई भी सामान है उसका प्राइस जो है वो हाई कर जाता है, लेकिन डिफ्लेशन में कोई भी सामान है उसका प्राइस लो हो जाता है। समझ गए, उसका प्राइस लो होता चला जाता है, तो वो हो जाता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में आपको मालूम है कि RBI ने एक फिक्स कर रखा है कि कम से कम इन्फ्लेशन कितना, आइडियल इन्फ्लेशन होना चाहिए, मतलब कि महंगाई कितना होना चाहिए कि मार्केट बैलेंस रहे। तो इसके लिए कहा है कम से कम 2% का इन्फ्लेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है। मिनिमम 2% का और मैक्सिमम 6% का रहना चाहिए, और ऑन एन एवरेज 4% का यहाँ पे इन्फ्लेशन रखने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ हमने देखा इन्फ्लेशन। ठीक है। उसका ठीक उल्टा हो रहा है डिफ्लेशन। एक टर्म और आता है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है। डिसइन्फ्लेशन जो है वो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे? तो इन्फ्लेशन जैसे हमने बताया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट्स का दाम हाई हो गया, अगर वो दाम हाई है, कांस्टेंट हाई ही है, तो वो तो इन्फ्लेशन है, लेकिन वो कांस्टेंटली वो दाम बढ़ रहा है। ठीक है।
वो दाम कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो कि ये कोई दाम है, यहाँ से अगर ये बढ़ गया और ये ग्राफ इसका जा रहा है कि हाँ चलो ये बढ़ गया तो अब इतना ही जा रहा है। मान लो कि ये अगर ये 50 रुपये का था कोई सामान, तो ये हो गया 80 रुपये का। अब 80 रुपये ही ये चला जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन में आगे बढ़ता जा रहा है, जो भी 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक जा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा आपको इन्फ्लेशन हो गया, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जहाँ डिसइन्फ्लेशन की हम बात करेंगे तो ये यहाँ से ये जो ग्राफ है ये इस तरह से कुछ बढ़ता चला जाएगा ऊपर की ओर। यानी कि ये जो 80 रुपये है, कुछ टाइम के बाद ये 100 रुपीज़ हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये 120 हो गया, ये कुछ टाइम के बाद ये 140 रुपीज़ हो गया। तो ये कॉन्स्टेंटली फिर ये बढ़ता जा रहा है इसका प्राइस। तो ये कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसी से रिलेटेड होता है स्टैगफ्लेशन। अब ये क्या है स्टैगफ्लेशन? तो देखिए, एक इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिस्ट था फिलिप्स, उसने एक कर्व दिया था, ठीक है। उसका एक कर्व काफ़ी फेमस है। वो कर्व कुछ इस तरह का था। ये जो कर्व है ये इधर ये इन्फ्लेशन का है बार, और यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का ये इधर बार है। यानी कि ये जो फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व, इसने क्या कहा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन हाई होता है, तो यहाँ पर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा। यानी कि बेरोज़गारी कम होगी, लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ठीक है। जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ऐसा कहा था फिलिप्स ने। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें महंगाई जब बढ़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन जब हाई होता है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाता है, ठीक है। ये जो हम घटने की बात कर रहे थे, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है कि ये बढ़ना शुरू हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा बेरोज़गार होते जाते हैं। तो ये हुआ स्टैगफ्लेशन। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिएगा बीपीएससी का, उसमें आपको स्टैगफ्लेशन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। हालांकि ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, समझते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारत मंडपम्स मैदान ट्रेड फेयर होस्ट 3500 एग्जीबिटर्स। तो फिर से हमारा यानी कि 42nd एडिशन का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेट कर दिया गया है। क्या है? इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? तो भारत मंडपम में। भारत मंडपम आपको न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में मिलेगा, ठीक है। भारत मंडपम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रगति मैदान, जो आप काफ़ी फेमस मैदान, आपको पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुआ करते हैं दिल्ली में, ठीक है। प्रगति मैदान काफ़ी सारे रैलीज ऑर्गेनाइज़ की जाती है, तो आपको याद रखना है। और यही भारत मंडपम से है जिसमें G20 का जो मेगा इवेंट्स हुआ था, यानी मेन इवेंट जो हुआ था, जिसमें कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स, यानी कंट्री के टॉप लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो इसी भारत मंडपम, इसी बिल्डिंग में कराया गया था, ठीक है। काफ़ी आलीशान ये मंडपम, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल क्लास का ये बिल्डिंग बनाया गया है इसी कॉन्फ्रेंस वगैरह एग्जीबिशन के लिए। तो यहाँ पे हमें जानना है कि ये जो इंडियन ट्रेड, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है?
इसको ऑर्गेनाइज करता है आईटीपीओ। आईटीपीओ क्या है? यह इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। हर बार थीम भी रखा जाता है, यानी कि आईआईटीएफ का इस बार का थीम यानी 2023 का थीम क्या रखा गया है? तो वही जो हमारा G20 में जो थीम रखा गया था, क्या रखा गया था? वासुदेव वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया है, पूरी दुनिया है, वो एक परिवार है। ठीक है, तो ऐसा भारत मानता है, ये इसलिए ऐसा थीम हमने रखा है। तो वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, ये है पूरा का पूरा थीम इस ट्रेड फेयर का। इसमें 13 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने वाली है, बांग्लादेश, ओमान, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड इज सेवरली ऑफ ट्रैक टू लिमिट प्लानेट हीटिंग एमिशन सेज यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं, क्या नाम है उनका? यानी कि सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, वो हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये क्या कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है, ये अपना जो प्लानेट के हीटिंग से बचाना था, यानी कि हमें जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल हीटिंग लिमिट है, उससे कम करना था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता होगा 2030 तक पूरी दुनिया ने एक गोल सेटअप किया था, सस्टेनेबल गोल, जो 17 सस्टेनेबल गोल है। ठीक है, उसके थ्रू हम ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो कम करने वाले थे, घटाने वाले थे। हर कंट्री ने अपनी अपनी कुछ स्ट्रेटजी रखी थी, लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है, ये बता रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के चीफ सेक्रेटरी जो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस है एक्चुअली, वो कौन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम से पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ये कौन कौन से हैं? जैसे इसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड कहिए इसको। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वाटर वेपर भी याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर वेपर। वाटर वेपर हमेशा भूल जाते हैं लोग, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस में ये सारे गैसेस आते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना है, तो हमें क्या कम करना है? तो हमें कम करना है ये सारे जो गैसेस हैं, इनका जो एमिशन हो रहा है अलग अलग तरीके से, उसका एमिशंस हमें कम करना है। ठीक है, और आपको पता है रिसेंटली ही होने वाला है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होने वाला है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी पूरी ह्यूमैनिटी है, जो पूरी मानवता है, वो डेंजर में है, क्योंकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमें कम करना है ग्लोबल हीटिंग, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसके कारण ये ग्लोबल हीटिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है सेंटर टू इनवाइट बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स। तो जो 20 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनके लिए बिड्स के लिए इनवाइट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहा है कि आप इन 20 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका एक्सकेवेशन आप कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो ऐसे कंपनियों को इनवाइट किया गया है। अब देखिए, जहाँ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें
तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल, नंबर ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, यानी कि भारत में 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स यानी ऐसे मिनरल्स जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही रेयरली फाउंड होता है। ठीक है, तो ये सब क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन से आ जाते हैं आप देख सकते हो। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट। देखिए, इसको याद नहीं करना है, बट एक बार गो थ्रू होना है कि हाँ, ये आपको तो ध्यान रखना ही रखना है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। उसमें हमको थोड़ा सा देख लेना है। हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिबेनम। देखिए, लिथियम वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये फाउंड किया गया था जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में भी फाउंड किया गया था। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी होनी चाहिए। मॉलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटास। तो ये सब जो भी हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये 15 नवंबर का डिस्कशन ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम 16 नवंबर यानी कि आज का न्यूज़पेपर। तो 16 नवंबर का न्यूज़पेपर, मोदी लॉन्चेज मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो 15 नवंबर को, आज 16 नवंबर है यानी कल 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ थे? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में थे क्योंकि आपको पता होगा 15 नवंबर को झारखंड अपना फाउंडेशन डे ऑब्ज़र्व करता है। देखिए, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। जब हम बात करते हैं बिहार झारखंड की, तो ये टाइम था 1912। ठीक है, 1912 में, 1911 में अनाउंस हुआ था कि बिहार को बंगाल से अलग कर देंगे। ठीक है, उस वक्त 1912 में बिहार अलग हुआ। जब बिहार अलग हुआ तो उस वक्त बिहार के साथ और कौन कौन सा स्टेट था? तो इसके साथ था उड़ीसा, इसके साथ था झारखंड। ठीक है, ये दोनों ही साथ में ही थे बिहार के साथ। फिर टाइम आया 1936 का। ये वो टाइम था जब उड़ीसा यहाँ से अलग हो गया। अब बिहार के साथ बच गया झारखंड। फिर एक टाइम आया 2000 ईस्वी का, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी का आया, जब बिहार से झारखंड भी अलग हो गया और फिर बच गया झारखंड, अलग हो गया और बिहार उस वक्त से अलग हो गया। तो झारखंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है एक 24,000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन एंड अ विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये दो चीज़ें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया। क्या? 24,000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स का डेवलपमेंट मिशन ये लॉन्च किया गया है। उसके साथ ही एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। देखिए, बिरसा, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो, ये बिरसा मुंडा का स्टैचू है। ये झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। कहाँ पे? खुंती डिस्ट्रिक्ट। कहा जाता है कि यहीं पे इनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा, जिनको ट्राइबल लोग जो हैं वो इनको भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा को भगवान इसलिए ट्राइबल लोग मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनके हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ी है बिल्कुल अपने तरीके से। और
आप कहिए कि फ्रीडम फाइटर भी इन्हें आप कह सकते हैं। उनकी जो मूवमेंट थी वो उसका नाम था ग्रेट तुमुल्ट या उल गुलान मूवमेंट। ठीक है, क्या है? उल गुलान मूवमेंट बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। बिरसा मुंडा एक ये मुंडा ट्राइबल ग्रुप के भगवान माने जाते हैं। ये जो मूवमेंट चलाया था बिरसा मुंडा ने, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाया था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी ट्राइबल ग्रुप हैं वो अपने कल्चर, अपने जो लैंड, वो जहाँ पे रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर वगैरह है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तो वो इनके कल्चर, यहाँ तक कि ये जो उनका लैंड होता था, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहा करते थे, तो फॉरेस्ट काट के ऑब्वियसली रेलवे वगैरह या वहाँ से हटा देता, अंग्रेज़ हटा देते थे। फिर अंग्रेज़ जो है कई ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया, यानी कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते थे, या तो नॉर्मली कर ले तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाते थे ये अंग्रेज़ लोग। ठीक है, तो इन सब जुल्मों के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाया था बिरसा मुंडा ने। इसलिए 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह डिक्लेयर किया था कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये जो ट्राइबल लीडर थे बिरसा मुंडा, इनको जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल पीपल, वो धरती अब्बा भी कहते हैं, यानी कि द फादर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है वाई आर IAS कोचिंग सेंटर्स बीइंग प्रोब्ड बाय द CCPA। देखिए, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप भी एक एस्पिरेंट हैं, कि स्टूडेंट हैं, तो आप ये चीज़ें भी अपने आम ज़िंदगी में भी देख रहे हो। या तो हो UPSC का कोचिंग हो या फिर BPSC का कोचिंग भी अब ये सारा कुछ बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। ये लोग करते क्या हैं, जो भी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स, ये थ्री पार्ट्स में ये क्लियर होता है। तो अगर आपने पीटी कर लिया, मेंस कर लिया, और इंटरव्यू करना होता है आपको। ठीक है, तो इंटरव्यू कराने के लिए ये सारे कोचिंग जो हैं, वो जो एस्पिरेंट करना चाहते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में बुला लेते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये लोग कुछ सबसे इंटरव्यू लेते हैं, और बच्चे भी हैं कि वो उनको अपना प्रैक्टिस करना होता है उन्हें, कि हाँ ठीक है मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ कि नहीं, तो वो एक कोचिंग में नहीं बल्कि 2-4 कोचिंग में ही जाकर अपना इंटरव्यू कर लेते हैं, ताकि उनका एक प्रैक्टिस हो जाए इंटरव्यू देने का। ठीक है, तो लेकिन इसका बेनिफिट क्या उठाते हैं ये लोग? मान लो कि कोई हज़ार वैकेंसी UPSC में निकली, बात यहाँ पे UPSC IAS कोचिंग की बात करी जा रही है, तो 1000 वैकेंसी निकली, लेकिन ये सारे जो कोचिंग्स हैं सब अपने अपने खुद, ये सब बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, सभी लोग, कोई बोल देगा 600 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे कोचिंग से निकले हैं, कोई बोलेगा 338 स्टूडेंट मेरे कोचिंग से निकले हैं, कोई बोल देगा 450 स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग से निकले हैं। और ये सारा कुछ पोस्टर लगाकर ये एडवर्टाइज़ करते हैं, यानी प्रचार करते हैं ऐसे करके। अब यहाँ खुद आप देख लो, जब 1000 वैकेंसी ही था, 600, ये तो मैंने 3 कोचिंग का ही बताया है, कई कितने सारे कोचिंग है, सब ऐसे 100 200 300 400 500, इससे कम कोई नहीं रखता है कि मेरे यहाँ से स्टूडेंट नहीं निकले। तो यहाँ पे देख लो, मैं 3 कोचिंग का ही लिया, तो मान लो कि 600 400 10 1050 तो 2 ही कोचिंग में हो गया, तो बाकी 338 स्टूडेंट कहाँ से हैं? ठीक है, तो ये लोग फॉल्स ऐड करता है, एडवर्टीज़मेंट पे ये उन लोगों का पिक्चर लगा लेता है, उन लोगों का नाम लगा लेता है, लेकिन ये कभी डिस्क्लोज़ नहीं करता है, ये क्लियरली नहीं बताता है कि ये लोगों ने सिर्फ हमारे यहाँ से इंटरव्यू कराया है, हमारे यहाँ पढ़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कर क्या रहे हैं,
वो हमें कर रहे हैं मिसलीड एडवर्टीज़मेंट ये लगाया जा रहा है। इसलिए जो कंज्यूमर CCPA यानी कि कंज्यूमर हाँ CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में लाई गई थी, CCPA 2019, इसके तहत उन्हें ये इन पे जुर्माना लगता है। ठीक है। और किस सेक्शन के तहत? सेक्शन याद रखिए 228। ये क्या है 228 का? ये मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट। आप मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट आप अगर कर रहे हो तो ये आपका आ जाएगा CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 228 के अंडर। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोब किया गया है। और बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं। खान सर ग्लोबल स्टडी ग्रुप है, अपती प्लस एनालॉग IAS, शंकर IAS, बायजूस IAS, अनअकैडमी, दृष्टि, श्रीराम, नेक्स्ट IAS, योजना IAS, ये सारे दृष्टि IAS, विजन IAS, इस सभी के कहिए कि सभी के सभी कोचिंग्स, क्योंकि इस पर कोई रेगुलरिटी तो है नहीं, तो अब इस पर रेगुलरिटी लगाई गई है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसी तरह क्यों भी मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बच कर रहिए। कई बार तो टॉपर्स को पैसे दे देते हैं। टॉपर्स जैसे ही वो टॉप करता है उसे पैसे देते हैं, और वो टॉपर्स क्या करता है कि वो इस कोचिंग से भी जाकर बोल दिया कि हाँ मैंने जो इस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहीं पे करी है, और इससे बोल दिया कि इस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हमने यहाँ पे की है, तो यहाँ से हमने ऑप्शनल की तैयारी की है। ठीक है। इसको पैसे मिल जाते हैं, मतलब कहिए कि तुरंत टॉपर्स भी बिक जाता है टॉप करने के बाद। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल मत रहिए। खुद का पढ़ाई कीजिए, और अगर कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना है तो ये जानिए कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं। डेमो क्लासेस देता है, डेमो क्लासेस देखिए, खुद जज कीजिए, तब जाइए। इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पे मत जाइए। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडनबर्ग टू कोझिकोड, हाउ केरला गॉट ऑन टू यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर लिस्ट। तो यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर लिस्ट में केरला शामिल किया गया है, और केरला जो है अब वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा है केरला लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है। यहाँ पे कई सारे राइटर वगैरह यहाँ पे आएंगे, बुक्स वगैरह वहाँ पे सेल की जाएगी, और ये सब पूरा लिटरेरी प्रोग्राम यहाँ पे कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एडनबर्ग टू कोझिकोड क्यों कहा है? एडनबर्ग को कोझिकोड इसलिए कहा गया है क्योंकि यूनेस्को ने पहली बार, ये जो यूनेस्को है ये UN का एक पार्ट है, 2004 में इसने लॉन्च किया था क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इसके तहत ये आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट वगैरह ये सब कुछ प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। 2004 में तो पहला जो सिटीज़ था जिसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ के तौर पर या क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया था, वो था एडनबर्ग। ठीक है। कौन सा था? ये एडनबर्ग था। और एडनबर्ग कहाँ है, किस कंट्री में? ये साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, और साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही एक कंट्री है। ठीक है। तो यहाँ की शहर है एडिनबर्ग। सबसे पहले यानी 2004 में आप कह सकते हो कि इसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ डिक्लेयर किया था। और इस बार 2023 में केरल का जो कोझिकोड है, कोझिकोड सिटीज़, इसको डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है। और रिसेंटली यूनेस्को ने एक और चीज़ डिक्लेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ग्वालियर।
राजस्थान का जो ग्वालियर सॉरी मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर सिटी है, इसको डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ म्यूज़िक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है करेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यूनेस्को ने ग्वालियर को इस बार यानी कि 2023 में सिटी ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया है। इसके पहले भारत के दो और सिटीज़ हैं जिसको सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया जा चुका है। कौन कौन से हैं? एक तो 2015 में ही डिक्लेयर किया गया था वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूज़िक, और फिर 2017 में चेन्नई को डिक्लेयर किया गया था सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। और केरल का ये जो सिटी है कोझिकोड, इसको डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लिखने पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारा चीज़ें, इसलिए सिटीज़ ऑफ लिटरेचर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग लिटरेचर यहाँ पे पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कई सारे इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं जैसे एम.टी. वासुदेवन नैयर, ये यहीं से बिलोंग करते हैं। और देखें तो लीजेंडरी वैकम मुहम्मद बशीर, एस.के. पोट्टेकट, ये सारे लोग जो हैं वो कोझिकोड से बिलोंग करते हैं। तो वाकई में कोझिकोड केरला का ये सिटी जो है वो सिटी ऑफ लिटरेचर है। नेक्स्ट आर्टिकल है FATF टीम इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग। तो FATF की टीम इंडिया में आने वाली है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF जो है उसका स्थापना कब किया गया था? 1989 में, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जैसे मान लो कि किसी देश में कोई पैसा इस तरह से चुरा रहा है, कोई टैक्स वैक्स नहीं दे रहा है, अपना अति कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे इलीगल पैसे भी रखे हुए हैं। एक तरह से ब्लैक मनी भी आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ब्लैक मनी भी यहाँ पे कर रहा है, या जो भी पैसे हैं टेररिज्म को फाइनेंस करने में खर्च किए जा रहे हैं ताकि आतंकवादियों को और प्रमोट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों पे अगर कोई कंट्री काम कर रहा है, यानी कि वो इसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो FATF के जो भी गाइडलाइंस हैं उस पे काम नहीं कर रहा है, तो उसको FATF मेनली दो लिस्ट में रखते हैं। एक तो है इनका ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में है कुछ प्रोविज़न यानी कुछ पाबंदियां लगेंगी, लेकिन ब्लैक लिस्ट में अगर आप FATF के चले गए तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक है वो बहुत ही ज़्यादा बैठ जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी बहुत रन नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी अगर FATF ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो हो सकता है FATF टीम को कुछ ऐसा शक लग रहा है भारत में भी, तो भारत में भी वो वही चेक करने आ रहा है। बेसिकली ये बात करेगा ED वगैरह से, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है। तो अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो FATF जो काम कर रहा है वो इंडिया में कौन करता है? इंडिया में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, यानी ED के आप नाम आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुनते होंगे, ठीक है। तो ED वगैरह से मीटिंग होंगे, और भी लोगों से यहाँ के NGOs वगैरह से मीटिंग होंगे। ज़्यादातर यहाँ पे ये कहा गया कि सरकार ने एक लिमिट लगाया है कि जो NGO हैं अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ले रहे हैं, यानी कि फॉरेन से अगर वो पैसे ले रहे हैं NGO, तो उसका एक लिमिट सेट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो सब चीज़ें भी चेक करने आ रहा होगा FATF। FATF का हेड क्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, और इसके 40 नहीं बल्कि इसके 38 मेंबर्स है। 38 में भी रसिया को निकाल दिया है
तो यहाँ पे आप 37 मेंबर्स ही कहिए FATF में। FATF के चीफ कौन है, हेड प्रेसिडेंट कौन है, तो टी राजा कुमार। अब ये मत समझ लीजिएगा टी राजा कुमार इंडियन होंगे इस तरह का नाम है, तो टी राजा कुमार बेसिकली ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट हैं अभी FATF के। तो ये देखिए, ये मैंने वेबसाइट से लिया है। 38 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट हैं इसके, यानी मेंबर कंट्री हैं किसके, तो FATF के। इसमें से आप 38 में से आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है सस्पेंडेड, यानी रसियन फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। यानी तो यहाँ पे 37 ही कह सकते हो। 37 में भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूरोपियन कमीशन, तो पूरा यूरोप इसमें शामिल एक तरह से हो जाएगा, और गल्फ़ कॉपरेशन यानी पूरा गल्फ़ के जो भी कंट्रीज़ हैं वो शामिल इसमें हो जाएंगे। तो गल्फ़ कॉपरेशन, GCC और यूरोपियन कमीशन, इन दोनों को मिला ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी कंट्रीज़ हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील है शामिल है इसमें, चाइना भी है FATF के मेंबर, डेनमार्क है, फिनलैंड है, जर्मनी है, ग्रीस है। इंडिया देखिए, इंडिया भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर कंट्री में है। लेकिन पाकिस्तान आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, जो इसका मेंबर कंट्री नहीं है। इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, इज़राइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, सिंगापुर देखिए यहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, अभी सिंगापुर के ही एक टी राजा कुमार जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं इसके। साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम भी है, और अमेरिका भी, USA भी है यहाँ पे। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि अच्छा, ब्लैक लिस्ट में शामिल करता है और ग्रे लिस्ट में, तो क्या अभी कोई प्रेजेंट टाइम में कोई कंट्री इसके ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में है? तो ये देखने के लिए चलिए हम डायरेक्ट FATF के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं FATF के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट आप देख रहे होंगे। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंट्री ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो देखिए, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर द एक्शन, ये 3 कंट्री है प्रेजेंट टाइम में जो कि FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। नॉर्थ कोरिया शामिल है, ईरान शामिल है। ईरान पे तो बहुत सारे सैंक्शन अमेरिका ने भी लगा रखा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए म्यांमार को शामिल कर दिया गया, क्योंकि जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, ठीक है, जब कू हुआ यहाँ पे, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जेल में कर दिया गया, और मिलिट्री ने यहाँ की कमान संभाल ली म्यांमार में, तो इसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लैक लिस्ट में जिस कंट्री को डाल दिया जाता है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल रन नहीं करती है। लेकिन इसमें ईरान थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको दिखेगा कि ये इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अपना चीज़ें विकसित कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाएंगे तो इनको कोई भी डॉलर वगैरह या इससे कोई ख़रीदेगा, परचेस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सबको डर है कि अमेरिका जो है उन पे सैंक्शन लगा देगी। तो ये तो 3 कंट्री हैं जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ग्रे लिस्ट वाले काफ़ी सारे कंट्री हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे कंट्री जो हैं वो ग्रे लिस्ट में इसके शामिल हैं। जो छोटे छोटे कई कंट्रीज़ हैं, बारबुडास, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कमरून, क्रोशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिब्राल्टर, हैती, जमाइका, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। एक्चुअली ज़्यादातर इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया। फिर यहाँ पे फिलीपींस भी है शामिल, देखिए फिलीपींस भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। सेनेगल, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सीरिया, तंजानिया, ये सारे कंट्रीज़। और यहाँ देखिए UAE भी शामिल है, देख रहे हो। देखिए UAE में एक्चुअली टैक्स का बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है।
तो कोई भी जाकर कुछ भी डंप करना होता है, उसको टैक्स बचाना होता है, तो वो जाकर यहीं पे अपनी कंपनी वगैरह ओपन कर देता है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ यूएई से काफ़ी सारे टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, प्रपोज क्रिमिनल कोड गिव्स मोर इम्यूनिटी टू डिफेंस पर्सनल। तो देखिए सरकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव करने जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बिल ला रही है, बिल 2023। ये बिल जो है वो पुराने कानून, जो अंग्रेज़ों के टाइम से जो कानून है, जो लॉ है, यानी आईपीसी का जो लॉ है या फिर सीआरपीसी का जो लॉ है, ये सारा कुछ में बदलाव कर देगा। ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड है और ये है क्या? क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 से, और आईपीसी भी ये भी कर दिया जाएगा। तो इसके तहत जो है वो ज़्यादा पावर मिल जाएगा, सोल्जर को ज़्यादा पावर यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि जो एप्सपा इस तरह के जो भी एक्ट हैं, इस तरह के जब भी लागू जिस रीजन में हो, इन तो सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाए कि कोई भी सोल्जर्स पे ये केस फाइल नहीं कर पाएगा अगर वो अपने ड्यूटी पे है। तो ऐसा कुछ लाया जाने वाला है, ये अभी एक्चुअली एस्टिमेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है, आई मेक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेट्स इन्वॉल्व, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने बोला है कि आई मेक जो है वो विन विन सिचुएशन में आ चुका है। आई मेक क्या है हम जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बात इन्होंने कही थी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, वो कहाँ पे? तो एक इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसको जॉइंटली होस्ट कौन कर रहा है? तो हमारा नेवी है, इंडियन नेवी और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इसको होस्ट कर रही है। यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने एक बुक भी लॉन्च किया, इसका टाइटल था बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसको लिखा है कैप्टन हिमाद्री दास ने। अब हम अगर आईमेक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत इंडिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये तो यूरोप का कॉरिडोर है, तो यूरोप में तो अमेरिका आता नहीं है। ठीक है, तो यूरोप तक ही है, तो अमेरिका को इससे क्या बेनिफिट होगा? तो इससे इसको जियो पॉलिटिकल बेनिफिट है, क्योंकि चाइना का भी आपको प्रोजेक्ट पता होगा, चाइना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का शुरू हुआ था। तो इसी को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका है इंडिया के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर शुरू कर रही है। इसके तहत एक चीज़ और बेनिफिट ये निकाल रही है कि इससे जो ट्रेड होगा इंडिया और यूरोप के साथ, ये ट्रेड होगा, तो इंडिया का जो निर्भरता है, ये जो इंडिया डिपेंड है रशिया पे, वो इसका ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से इंडिया को हम ज़्यादा पावर करेंगे, तो एम्पावर करेंगे, तो चाइना को भी हम यहाँ पे डेमोरलाइज कर सकते हैं इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो एक तरह से ये जियो स्ट्रेटजिकली जियो पॉलिटिकल यहाँ पे गेन यहाँ पे होने वाला है ये अमेरिका को। तो ये प्रोजेक्ट है क्या? देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है सी रूट और रेल रूट पहुँचाने का।
यानी इंडिया से यूरोप तक। इंडिया का अब देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत के मुंबई पोर्ट से यहाँ पे ये सी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा यूएई को। यूएई के जाबेल अली जगह है, ठीक है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से आप देखो यूएई से ये होते हुए पूरा यूएई यहाँ पे ये जाएगा, ट्रेन जाएगी यहाँ से सऊदी अरबिया को ट्रेन जाएगा, फिर सऊदी अरबिया के हरदा से फिर रियाद को जाएगा, रियाद से ये होते हुए फिर यहाँ पे जाने वाला है सऊदी अरबिया के हाथिथा में, फिर यहाँ से सऊदी अरबिया से यहाँ पर नोट करिएगा यूएई से सऊदी अरबिया आ गया, सऊदी अरबिया से फिर ये जाएगा इज़राइल को। यहाँ पे आप देख रहे हो इज़राइल को जाएगा, ये फिर मेडिटेरेनियन सी पार करेगा। ये कौन सा सी है? ये अरबियन सी, अरबियन सी पार करके ये डायरेक्ट यूएई को कनेक्ट करेगा। फिर जो फिर ये जाएगा सी रूट के थ्रू ये यहाँ पर, कहाँ? ग्रीस को कंप्लीट, ग्रीस को यहाँ पे हाइफा पोर्ट यहाँ पे रहेगा यहाँ पे इज़राइल में, और फिर ग्रीस को कनेक्ट करेगा यहाँ पे। ग्रीस यहाँ पे यूरोप में, और यहाँ ग्रीस के थ्रू बाकी के जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सब में यहाँ पे ट्रेड होगा। तो इस तरह से फास्ट जो है वो ट्रेड होगा। इसमें हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ यूरोप से ही ट्रेड करेंगे, यहाँ पे बीच में काफ़ी सारे यूएई है, फिर यहाँ पे सऊदी अरबिया है, इज़राइल है, इस सब से भी हम ट्रेड करेंगे। हमारे साथ साथ यूएई ट्रेड करेगा, इज़राइल ट्रेड करेगा, फिर इधर। तो इन सभी को इस तरह से रेलवे लाइन से, रेल रूट से कनेक्ट करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आईमेक। अब यहाँ पे विन विन सिचुएशन में क्यों है, जो निर्मला सीतारमन ने कहा, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हो ये है इज़राइल, ये वाला पार्ट में इज़राइल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इज़राइल और फ़लस्तीन का फ़िलहाल चल रहा है वॉर, ठीक है। और गाज़ा में बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के चक्कर में है पूरा बढ़िया से ये इज़राइल। और आपको मालूम होगा जो फ़लस्तीनियन लोग हैं, फ़लस्तीन है, वो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट सेंटीमेंट है। जो भी मुस्लिम वर्ल्ड हैं, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह, जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको चाहते हैं। तो इज़राइल से ऑब्वियसली नफ़रत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर भी यूएई और सऊदी अरबिया वगैरह का जो है वो दोस्ती फ़िलहाल में, यानी कि ट्रेड में इनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, ये इज़राइल के साथ चलता है। तो कुछ लोग जो भी एक्सपर्ट हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इज़राइल के कारण अब ये ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट ये रहेगा क्योंकि जो यूएई है और सऊदी अरबिया है, ये अपना बिज़नेस, भले ही ये क्रिटिसाइज़ तो करते हैं इज़राइल की कि ये गाज़ा पट्टी पर बम बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है, और वहाँ के जो फ़लस्तीनियन लोग हैं उनको वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तबाह कर दे रहा है पूरा। यानी कि एक तरह से आधा जो गाज़ा पट्टी है वो तो इज़राइल ने बिल्कुल तबाह कर रखा है। तो ऐसा कर रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बिज़नेस जो है वो अपना अलग साइड रहेगा। इनके कहने का मतलब है कि बिज़नेस को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इज़राइल से बिज़नेस हमारा चलेगा। तो इस तरह से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये आईमेक प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा, ये आज नहीं तो कल ये बनने वाला ही है। तो ये था हमारा पिछले 2 दिनों का न्यूज़पेपर डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा और इसी तरह से आपको आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ज्ञान। जय हिंद।